चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर। आज हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम अलॉयज के बारे में। देखो हम नोट्स ऑलरेडी अभी सेंड कर दिए हैं, जस्ट सेंड किए हैं, ठीक है, नॉन फेरस का। तो पहले हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। पहले बेसिकली एल्यूमिनियम क्या होता है, इसका क्या क्या अपना प्रॉपर्टी है, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो एल्यूमिनियम का अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये भी एक हमारा मेटल होता है और इसका एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये डक्टाइल होगा एंड मेलिएबल होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सा होगा इसका, एफसीसी स्ट्रक्चर। देखो जनरली ना एफसीसी स्ट्रक्चर का जो भी मटेरियल होगा वो डक्टाइल सबसे ज्यादा होता है और मेलेबल भी सबसे ज्यादा होता है, उससे फिर थोड़ा सा कम होगा बीसीसी स्ट्रक्चर वाला मटेरियल, ठीक है। तो डक्टाइल एंड मेलेबल होगा ये एफसीसी स्ट्रक्चर, इसलिए कॉपर भी मेरा एफसीसी स्ट्रक्चर था, इसलिए वो भी डक्टाइल और मेलेबल था। बीसीसी स्ट्रक्चर का स्लाइटली इससे कम होता है और इसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट होता है ये वेट में, लाइट इन वेट मीन्स ये हल्का होगा और इसी वजह से इसका मैक्सिमम बहुत सारा एप्लीकेशन जो है एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम जो पार्ट्स होता है वो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, क्योंकि वो हवा में चलेगा तो वहां पे हम कम से कम वेट देना चाहेंगे एयरक्राफ्ट को, इसलिए हम जनरली एल्यूमिनियम का एक अलॉय होता है जो हम लोग आगे देखेंगे, उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है एयरक्राफ्ट का पार्ट्स। बहुत सारा ऑटोमोबाइल का भी पार्ट्स इससे बनाया जाता है। अगेन ये इसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा होगा। देखो जनरली कभी कभी बोला जाता है कि एल्यूमिनियम का जो स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ स्टील के बराबर होता है, ठीक है। स्टील के बराबर होगा इसका स्ट्रेंथ, लेकिन इसका वेट जो है वो स्टील का 1/3 होगा, ठीक है। ये इसी वजह से इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ इसका स्टील के जैसा होगा, स्टील जिस तरह बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ होता है उस तरह से एल्यूमिनियम का भी स्ट्रेंथ लगभग अप्रोक्सीमेटली स्टील के बराबर होता है, लेकिन इसका वेट 1/3 हो जाता है, बहुत ही हल्का हो जाता है स्टील के कंपैरिजन में, इसलिए इसका एप्लीकेशन जो है वो एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन हो गया, या फिर जहां पे हमें लाइट वेट चाहिए, मटेरियल को हार्ड नहीं, मतलब ज्यादा भारी नहीं बनाना है, तो वहां हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अगेन देखा जाए तो कोरोजन रेसिस्टेंस इसका बहुत अच्छा होता है। इसका कोरोजन रेसिस्टेंस बहुत अच्छा होगा। और ये भी हमारा एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया एल्यूमिनियम का, डक्टाइल, लाइट इन वेट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लाइट इन वेट, इस वजह से। और दूसरा इसका कोरोजन रेसिस्टेंस तो अच्छा होता है। लाइट इन वेट मींस क्या हुआ? लाइट मींस यहाँ हल्का, वेट यानी भार में, ठीक है। भार इसका जो होगा उसमें ये हल्का होगा, यानी इसका भार कम होगा, ठीक है। लाइट मींस यहाँ पे हल्का हो गया और वेट मतलब इसका भार, तो हल्का होता है भार में, ठीक है। ये इस टर्मिनोलॉजी एक इंपॉर्टेंट होता है, लाइट इन वेट, या फिर हम लोग कभी कभी बोलेंगे स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, ठीक है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ये इसका ज्यादा होता है। इसका कहने का मतलब हुआ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, मींस स्ट्रेंथ टू वेट का रेशियो क्या हो गया, स्ट्रेंथ अपॉन वेट। ये ज्यादा कब होगा, ये रेशियो ज्यादा कब होगा, जब ऊपर वाला मेरा ज्यादा होगा और नीचे वाला कम होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा लेकिन वेट कम होगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इसलिए एल्यूमिनियम का हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज्यादा होता है, मींस उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और वेट कम होगा। इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो हमारा कुकिंग यूटेंसिल्स,
खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है वो एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बनाया जाता है, इसका वायर्स भी बनाया जाता है बहुत जगह, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाया जाएगा। फिर फूड कंटेनर्स बनाया जाता है, इसका खाना रखने के लिए कंटेनर्स जो होता है वो बनाया जाता है। फिर एरोप्लेन्स का पार्ट्स बनाया जाता है, एरोप्लेन्स पार्ट्स, ठीक है। मरीन पार्ट्स हो जाएगा, जो जनरली समुद्र में जो जहाज सब चलता है, शिप सब बड़ा बड़ा, उसका कुछ पार्ट्स भी इससे इसका बनाया जाता है, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, बाइक या फिर कार का पार्ट्स बनाया जाता है इससे, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का हो गया प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। अब हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम का कौन कौन सा एलॉय बनाया जा सकता है। तो इसका दो बहुत ही पॉपुलर एलॉय है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तुम लोग रफली नोट करते जाओ, बाकी नोट्स तो दे दी हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। ये सब का निष्कर्षण भी पूछता है, एक्सट्रैक्शन भी? एक्सट्रैक्शन नहीं, वो सिलेबस में नहीं है, वो तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में होगा। केमिस्ट्री एक पेपर होगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री करके, फर्स्ट सेमेस्टर में, वहां पे ये सारा इसका एक्सट्रैक्शन पढ़ना है कि एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का। ये सिलेबस में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग को केवल इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, और जो इसका एलॉय है उसका क्या कंपोजिशन है वो पढ़ना है। यस। देखो ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें बस टर्म्स को समझना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, एप्लीकेशन इसका कुछ पता होना चाहिए बस। अगर जिसका कंपोजिशन, उसमें कंपोजिशन पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन पता नहीं होगा उस मटेरियल का क्या यूज हो सकता है वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग एलॉय देखते हैं एल्यूमिनियम का, उसे बोलते हैं हम लोग वाई एलॉय, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें एल्यूमिनियम जो हमारा होगा वो 92.5% एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर 4% होता है, निकल 2% होगा, और मैग्नीशियम हमारा 1.5% होता है, ठीक है। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया, एल्यूमिनियम 92.5%, कॉपर 4%, निकल 2%, मैग्नीशियम 1.5%। इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है एबिलिटी टू रिटेन a strength at elevated temperature, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड मींस हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन होगा इस मटेरियल का तो ये अपने स्ट्रेंथ को रिटेन करके रखेगा, उसे जाने नहीं, खोएगा नहीं अपने स्ट्रेंथ को, उसे ये रिटेन करके रखेगा। इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है एबिलिटी टू रिटेन स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन इसका किया जा सकता है, जहां पे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन होगा वहां हम वाई एलॉय का यूज कर सकते हैं। फिर इसका कोरोजन रेसिस्टेंस, सेकंड कोरोजन रेसिस्टेंस अच्छा होता है।
इसका कोरोजन रेसिस्टेंस अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इजिली इसे हम कास्ट एंड रोल्ड कर सकते हैं। मींस इस मटेरियल का हम लोग कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, रोलिंग प्रोसेस के थ्रू इसका कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इसका एप्लीकेशन देखें तो पिस्टन्स इसका बनाया जाता है, ऑटोमोबाइल का पिस्टन्स हो गया, सिलेंडर का हेड हो गया, ये सारा ऑटोमोबाइल्स का पार्ट है। किसका? ऑफ डीजल इंजन एंड हाई ड्यूटी पेट्रोल इंजन। मींस देखो दो तरह का इंजन होता है हमारा ऑटोमोबाइल का, डीजल इंजन होता है और एक पेट्रोल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन में दो हो गया, एक हो गया जो सिंपल बाइक सबका हो जाता है, ठीक है, बाइक का जो इंजन होता है वो पेट्रोल इंजन होता है, और एक होता है हाई ड्यूटी। इसका मतलब हो गया कि जिसका हम यूज बहुत ही ज्यादा लोड लेने के लिए करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा सामान ढोना हो या फिर और कोई पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा लोड आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हम सामान उसमें डाल रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाई ड्यूटी पेट्रोल इंजन। एक पेट्रोल इंजन हो गया जैसे कि जो सिंपल एक दो सवारी चलने के लिए हो गया, जैसे कार हो गया, ये सामान ढोने के लिए यूज नहीं किया जाता, उसी तरह बाइक हो गया, ये भी सामान ढोने के लिए यूज नहीं किया जाता। लेकिन कुछ जो होगा जिसमें हम लोग हाई ड्यूटी एप्लीकेशन करेंगे, मींस वहां पे हम बहुत ज्यादा सामान उससे ले आना ले जाना करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन हमारा ट्रक सब में यूज किया जाता है, तो वो डीजल इंजन और हाई ड्यूटी पेट्रोल इंजन का पिस्टन और सिलेंडर हेड हम लोग इस एलॉय का बनाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ठीक है। तो जहां पे इंजन बर्न करेगा वहां पे हमारा टेम्परेचर तो काफी ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए, और चूंकि हम हाई ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां तो लोड भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए वहां पे स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब में हो जाता है, ये इसका कंपोजिशन। तो पहला एलॉय हो गया एल्यूमिनियम का वाई एलॉय, और दूसरा इंपॉर्टेंट एलॉय है उसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरालुमिन। ठीक है, इसका कंपोजिशन देखते हैं क्या कंपोजिशन होता है। सर गुड कोरोजन के बाद क्या लिखे हैं? गुड कोरोजन रेसिस्टेंस, गुड कोरोजन रेसिस्टेंस, उसके बाद है इजिली कास्ट एंड रोल्ड। ठीक है, अब ड्यूरालुमिन का हम लोग कंपोजिशन देखते हैं। इसमें एल्यूमिनियम हमारा होगा 95%, ठीक है। इसके बाद कॉपर होता है 4.5%, मैग्नीशियम होता है 0.5%, और मैंगनीज होता है 0.5%। देखो ये एक जनरल कंपोजिशन है, एवरेज हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 4.5 लिख रहे हैं 4.5 ही होगा, वेरी कर सकता है, 4 से 4.5 वेरी करता है, फिर ये भी वेरी करता है और ये भी वेरी करता है। तो जरूरी नहीं है कि जो हम कंपोजिशन लिख रहे हैं वो एग्जैक्ट कंपोजिशन होता है, बट जनरल कंपोजिशन ये होता है, अगर कहीं एग्जाम में पूछता है तो कंपोजिशन यही पूछता है, ठीक है।
अब इसका एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज। तो इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। मतलब इसका स्ट्रेंथ जो है वो इसके वेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। वेट इसका बहुत कम होगा और स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा, तो उसका रेशियो जो है वो हाई हो जाएगा। सेकेंड, ये शॉक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, शॉक रेसिस्टेंस एंड कोलिजन रेसिस्टेंस। थर्ड प्रॉपर्टी मशीनेबिलिटी अच्छा होता है, मशीनेबल होता है, हम इजीली मशीन कर सकते हैं। फोर्थ, मेलिएबल होता है, और जब मेलिएबल होगा तो ये कैन बी इजिली शेप्ड। इसे हम शेप दे सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखें तो इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हमारा यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट, कास्टिंग्स में। मींस एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट बनाना है तो वो हम लोग इससे बनाते हैं, ड्यूरेल एलिमेंट का, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो की वजह से एयरक्राफ्ट में इसका यूज किया जाता है। देन ऑटोमोबाइल पार्ट्स लाइक पिस्टन, जहां पे रिक्वायरमेंट रहेगा कि हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए पिस्टन का, तो वो हल्का होना चाहिए इंजन हमारा, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। फिर इसका यूज हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी करते हैं, ठीक है। सर्जरी के लिए जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट ड्यूरेल का भी बना हुआ रहता है। सर 3 नंबर में क्या है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रॉपर्टीज में सर। अच्छा, प्रॉपर्टीज में मशीनेबल है, इजिली हम मशीन कर सकते हैं इसको। देखो, कोई भी मटेरियल का प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, और प्रोडक्ट तैयार करने का बहुत सा प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसमें कास्टिंग, रोलिंग, या फिर बहुत सारा मशीनिंग प्रोसेस होता है। ये सारा नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग का दिया हुआ है, तो उस टाइम ये सब समझ में आएगा कि क्या हम लिख रहे हैं, मशीनेबल क्या है, या फिर यहाँ पर रोलिंग, रोल्ड लिख रहे हैं, कास्ट लिख रहे हैं, ये सब सारा मीनिंग उस टाइम समझ में आएगा। फोर्ज्ड लिख रहे हैं, क्योंकि मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, किसी प्रोडक्ट को तैयार करना, तो प्रोडक्ट को तैयार करने का प्रोसेस क्या है। सुधांशु सर, थोड़ा इस सबसे फीडबैक पूछ लेते हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ भी। लाइट कट गया है।
ठीक है, तो हम लोग एल्यूमिनियम अलॉय के बारे में देख लिए। दो अलॉय है, वाई अलॉय और डुरालुमिन। ठीक है, इसका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में कंपोजिशन आ सकता है, बाकी अगर थ्योरी में क्वेश्चन आए तो फिर उसका प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन लिखना है। देखो मटेरियल साइंस में क्या है, कुछ पेपर पूरा थ्योरेटिकल है और कुछ पेपर ऐसा है जो बिल्कुल उसमें कंसेप्ट चाहिए, जैसे आयरन कार्बन डायग्राम था, और आगे हम लोग हीट ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। ये सब पूरा पेपर जो है वो कंसेप्चुअल पेपर है, इसमें रटने का चीज नहीं है, इसमें ज्यादातर चीज है समझने वाला है, लेकिन ये सब कुछ पेपर है, ये सब चीज जो होता है वो याद करने वाला चीज है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट मटेरियल होता है बियरिंग मटेरियल। ये देखो क्या होता है, इसका बियरिंग का एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे शाफ्ट का यूज होता है। आगे देखोगे सोम में भी पढ़ना है, पता चलेगा वहां पे कहाँ कहाँ शाफ्ट का यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है जहाँ पे शाफ्ट का यूज किया जाता है। शाफ्ट क्या है, एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। जनरली जब किसी भी चीज से पावर निकलता है तो वो क्या होता है, शाफ्ट के फॉर्म में रोटेटिंग, उसमें मेरा रोटेटिंग पावर होता है और वो घूमता है और उससे फिर पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो जो शाफ्ट होता है इसमें भी बहुत तरह का लोड आता है, ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखेंगे कि कौन कौन सा लोड आएगा। तो उसमें क्या होता है कि जब इसमें लोड आता है तो इसके अंदर बेंडिंग होने का चांसेस होता है, तो उसे रोकने के लिए हम लोग बियरिंग लगाते हैं इस मटेरियल में। जैसे साइकिल में भी बियरिंग देखोगे, साइकिल में भी हम लोग बियरिंग लगाते हैं, जहाँ पे व्हील मेरा घूमता है वहां पे बियरिंग डाला हुआ रहता है। तो बहुत तरह का बियरिंग होता है जो हम लोग यहाँ पे डाल के रखते हैं, शाफ्ट के एंड्स में डालते हैं। ठीक है, तो ये बियरिंग क्या करता है, इस शाफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें जो लोड आएगा, बहुत सारा लोड आएगा इसमें, उस लोड को ये विथस्टैंड करने में हेल्प करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा शाफ्ट फिर बेंड करके टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग बियरिंग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और बियरिंग लगभग हर बहुत सारे मेरा मशीन जो होता है उसे बियरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है बियरिंग मटेरियल। तो हमें यहाँ पे देखना है कि बियरिंग मटेरियल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक अगर हमारे पास कोई बियरिंग मटेरियल है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ताकि वो हमारा वो एप्लीकेशन जो है वहां पे अच्छे से वो अपना पर्पस को सॉल्व कर सके। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा बियरिंग मटेरियल हमारा अवेलेबल है मटेरियल साइंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिजायरेबल प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए हमें बियरिंग मटेरियल का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका है कि जो फ्रिक्शन होना चाहिए, द फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन जो होगा बिटवीन बियरिंग द फ्रिक्शन बिटवीन बियरिंग एंड रोटेटिंग शाफ्ट शुड बी मिनिमम। ठीक है, जो हमारा ये अगर एक शाफ्ट है, ये किसी बियरिंग के अंदर यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर मेरा शाफ्ट है, ये मान लेते हैं एक शाफ्ट है मेरा, तो यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ है, इस तरह से पूरा इसको बियरिंग यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ठीक है, बियरिंग का क्या होता है, एक इनर में रोटेटिंग पार्ट होता है, फिर स्टेशनरी पार्ट होता है। तो ये अंदर में जो पार्ट रहेगा इसका, वो भी इसके साथ रोटेट करेगा, लेकिन बाहर वाला पार्ट इसका स्टेशनरी रहता है। तो ये क्या करेगा, जब ये रोटेट करेगा इसके अंदर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा अंदर में। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन जनरेशन होगा वो हमारा कम से कम होना चाहिए। तो बियरिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए ताकि जो फ्रिक्शन हो रहा है, जनरेट हो रहा है बियरिंग मटेरियल और रोटेटिंग शाफ्ट के बीच, वो कम से कम जनरेट हो। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका अगर हम बियरिंग बनाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम से कम आएगा।
सेकंड है इट शुड बी हार्ड एंड वियर रेसिस्टेंस। ठीक है, फिर से अगेन वहां पे एक पार्ट जो है शाफ्ट का जो पार्ट है और बियरिंग का पार्ट है वो दोनों आपस में घिसेगा, तो वहां पे जो बियरिंग मटेरियल होना चाहिए वो वियर रेसिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो कम से कम घिसे। ठीक है, वियर को रेसिस्ट करेगा, घिसाव जो होगा उसके बीच में उसे वो रेसिस्ट करेगा। ठीक है, और उस हार्ड होना चाहिए क्योंकि हार्ड नहीं होगा तो ज्यादा घुसेगा, जितना ज्यादा सॉफ्ट हम लोग मटेरियल रखेंगे उतना ज्यादा उसमें घिसाव ज्यादा होगा। थर्ड है इसके अंदर जो है वो हमारा शुड हैव सफिशिएंट लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, लोड को बियर करने का, लोड को बियरिंग मीन सहने का कैपेसिटी। ठीक है, जो लोड को सहने का उसका क्षमता होगा वो हमारा पर्याप्त होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जब शाफ्ट पे लोड आएगा तो बियरिंग ही ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो वहां पे मटेरियल के पास जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो अच्छा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हाई फैटिग स्ट्रेंथ। देखो, फैटिग का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है शाफ्ट। शाफ्ट जो होता है वो क्या होता है, रोटेट करता है। ठीक है, ये हमारा जो शाफ्ट है ये रोटेट करता है जनरली। ठीक है, जब भी कोई चीज रोटेट करेगा और उसके अंदर जब लोड आता है तो वहां पे फैटिग आता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लोड का डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो कौन सा लोड आएगा, फैटिग लोड या डायनेमिक लोड। तो शाफ्ट में जनरली फैटिग लोड हमेशा आता है। जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका होता है शाफ्ट का तो वहां पे हमारा फैटिग लोड जरूर आएगा। तो उस फैटिग लोड को, अब जो बियरिंग है वो भी उस फैटिग लोड से सब्जेक्टेड होगा, तो उसके लिए हमारा जो बियरिंग मटेरियल है उसके अंदर फैटिग स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए ताकि वो उस फैटिग लोडिंग की कंडीशन में वो ब्रेक ना करे। नेक्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। देखो, अगर जो शाफ्ट और बियरिंग मटेरियल के अंदर फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो इसके अंदर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेशन होगा, और जब हीट जनरेशन होगा तो अगर बियरिंग मटेरियल जो है उसके अंदर अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी होगा तो वो क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, हीट को बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देगा। थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होना मीन्स कोई मटेरियल का अगर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा है मीन्स जब इससे हीट होके पास करेगा तो वो इजिली पास कर जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा इजिली। अगर वही इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो बियरिंग मटेरियल है वो हीट को निकलने नहीं देगा बाहर, और जब वो हीट को निकलने नहीं देगा बाहर तो वो क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और एक टाइम आएगा जब वो फेल कर जाएगा, वहां पे थर्मल स्ट्रेसेस आएगा, थर्मल स्ट्रेसेस के कारण फेल हो जाएगा, या फिर वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा जिसके कारण से उसका फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए उस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए ताकि अगर वहां पे हीट जनरेशन हो रहा हो तो वो इजिली उसे बाहर निकाल दे। सिक्स्थ है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अगर कम फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेशन होगा तो उसके वजह से वहां पे उसका मेल्ट होने का चांसेस रहेगा मटेरियल का, तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा हाइयर होगा तो वो मेल्ट नहीं करेगा। 7 ऑयल रिटेनिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऑयल रिटेनिंग कैपेसिटी करने का मतलब देखो, अब अगर शाफ्ट और बियरिंग के बीच फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या उपाय है, लुब्रिकेशन देना। हम लोग, ये तो नॉर्मल चीज है, ग्रीस लगाना या फिर और बहुत सारा चीज होता है, जहां भी दो चीज हमारा फ्रिक्शन कर रहा है वहां हम लोग ग्रीस लगाते हैं या फिर लुब्रिकेंट दे देते हैं, कोई ऑयल दे दिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल दे दिए, तो वो डालने से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन मेरा वहां पे कम होता है। ठीक है, हीट जनरेशन कम होता है। तो बियरिंग मटेरियल के अंदर क्या है, ऑयल को रिटेन करने का कैपेसिटी। अगर हम शाफ्ट और बियरिंग मटेरियल के अंदर ऑयल को डालेंगे तो बियरिंग मटेरियल के अंदर ऑयल को रिटेन करने का कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ऑयल को एब्जॉर्ब ना कर पाए,
अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, ऑयल वहां से बाहर चला जाएगा। तो ऑयल रिटेनिंग कैपेसिटी होना चाहिए मेरा बियरिंग मटेरियल में। नेक्स्ट है गुड कोरोजन रेसिस्टेंस, ठीक है, चीप होना चाहिए एंड इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जनरल हम लोग का डिमांड क्या होता है कि कोई भी चीज है तो वो सस्ता होना चाहिए और साथ में वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मटेरियल बहुत ही डिफिकल्टी से अवेलेबल हो। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये सारा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगा, हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ डिजायरेबल प्रॉपर्टी, ये हम लोग चाहते हैं कि हमारे ये जो बियरिंग मटेरियल है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। लेकिन कोई भी मटेरियल परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल में होगा जिसमें कोई एक दो प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। जैसे चीप हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है चीप ना हो, वो महंगा हो। अगर हम कोई अच्छा क्वालिटी देखना चाहते हैं तो वो थोड़ा महंगा होता ही है। तो अगर उसमें ज्यादा हम क्वालिटी चाहिए उस मटेरियल में तो वो थोड़ा महंगा होगा। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन ये हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टी, हम ये चाहते हैं। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हम चाहते हैं कि हम एक कोई अगर कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा हो, ये सब क्वालिटी हो, सस्ता भी मिल जाए लेकिन अच्छा भी लगे, देखने में अच्छा हो, फिर उसका क्वालिटी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन जरूरी नहीं कि सारा चीज मेरा जो हम चाह रहे हैं वही मिल जाए। तो ये इसका डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये होना चाहिए, बाकी उस मटेरियल में जो मिल जाए यूज तो करना ही है, ठीक है। तो हम लोग बेस्ट पॉसिबल मटेरियल यहाँ पे सर्च करेंगे कि कौन सा मटेरियल है जो ये सब मैक्सिमम कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली थ्योरी में आ सकता है, ठीक है। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बियरिंग मटेरियल। कहीं भी रोटेटिंग पार्ट्स आएगा, रोटेटिंग पार्ट को ही हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। ये जनरली कहीं भी देखे होंगे, कोई चीज अगर रोटेट कर रहा है तो उसे हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। अगर एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप का होगा, वो रोटेट कर रहा है, मींस वो पावर ट्रांसमिशन वहां पे कर रहा है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन के लिए शाफ्ट का यूज किया जाता है, उस मेंबर को शाफ्ट बोला जाता है। वो एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा बियरिंग मटेरियल्स, बहुत सारा बियरिंग मटेरियल्स होता है लेकिन हमारे सिलेबस में एक दो दिया हुआ है जिसके बारे में पढ़ना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, हम लोग बोलते हैं उसे व्हाइट मेटल, या फिर इसे बैबिट्स भी बोला जाता है। नोट हो गया? यस सर। यस सर। नोट्स हम ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं अभी, नॉन फेयर्स का, कल जो क्लास लिए थे और आज जो ले रहे हैं। देखो व्हाइट मेटल क्या होता है, ये दो होता है, या फिर ये लेड बेस्ड होगा या फिर ये टिन बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब कि लेड बेस्ड मींस उसमें मैक्सिमम जो कंपोजिशन होगा लेड का होगा, और टिन बेस्ड में मैक्सिमम कंपोजिशन मेरा टिन का होगा। जैसे अगर लेड बेस्ड की बात करें तो इसमें क्या होगा, 1 to 10% मेरा टिन होगा, ठीक है। SN मींस टिन, 1 to 10% टिन होगा, 10 to 15% एंटीमनी होता है, ठीक है। इसको हम लोग SB से डिनोट करते हैं। एंटीमनी एक हमारा एलिमेंट है, तो ये 10 से 15% इसमें होता है, और 1.5 to 3.5%
कॉपर होता है। ठीक है, तो ये लेड बेस्ड बेबिट का कंपोजिशन है। ठीक है, लेड बेस्ड व्हाइट मेटल बोल लो या लेड बेस्ड बेबिट बोल लो, तो इसका कंपोजिशन जो होता है 1 to 10% टिन होगा, 10 to 15% एंटीमनी होगा, 1.5 to 3% कॉपर होगा, और जो इसके बाद बच जाता है रिमेनिंग वो हमारा लेड होगा। ठीक है, तो जितना भी रिमेनिंग ये 1 to 10%, 10 to 15, 1.5 to 3.5, अप्रॉक्स 75 to 80% इसमें लेड होगा। ठीक, तो या फिर दूसरा होता है एक टिन बेस्ड, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम कंपोजिशन हमारा टिन का होता है। तो इसमें जो टिन होता है ये अप्रॉक्स 88% होता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला ज्यादा ही पूछता है। ठीक है, टिन बेस्ड का, तो इसका कंपोजिशन थोड़ा ध्यान में रखना, इसका अब ज्यादा पूछा जाता है। इसमें लेड जो होगा, लेड अप टू 10% होगा। ठीक है, और एंटीमनी जो है वो 5 to 12% होगा। ठीक है, और कॉपर 3 to 5%। लेकिन इसका देखो एक एवरेज कंपोजिशन भी हम दे रहे हैं, ये कंपोजिशन हो गया कि इस रेंज में वैरी करेगा, लेकिन एक एवरेज कंपोजिशन देते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो जनरली वो ऐसे ही पूछेगा। टिन 88%, एंटीमनी हमारा होगा 8%, कॉपर 4%। ठीक है, ये इसका जनरल कंपोजिशन है, मतलब एवरेज कंपोजिशन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो वो ऐसे ही दे देगा कि बेबिट जो होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, तो ये दिखना उसमें जनरल होगा। और इसमें लेड भी होता है, ऐसा मत करना कि लेड नहीं होगा, लेड भी होगा इसमें, लेकिन इसका यहाँ पे कंपोजिशन हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक बहुत ही कम होता है। यहाँ पे जनरल कंपोजिशन में कुछ ऐसे दिया देगा। ऐसे ये हमारा बेसिक कंपोजिशन हो गया, यहां से इस रेंज में कहीं भी वेरी कर सकता है। अब देखते हैं जो बेबिट मटेरियल है वो आइदर वो लेड बेस्ड होगा या फिर टिन बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये जो है इसका कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, ये कोरोजन रेसिस्टेंस, वियर रेसिस्टेंस होगा, लेकिन ये कॉस्टली भी होता है। ठीक है, तो कॉस्टली होने के कारण लेड मिलाने से क्या होता है, इसका कॉस्ट स्लाइटली कम हो जाता है। तो लेड हम लोग इसलिए मिलाते हैं, लेड इज एडेड टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट। ठीक है, लेड ऐड करने का यही पर्पस होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ एप्लीकेशन किया जाता है। लॉरी, डीजल इंजन, क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, तो जो लॉरी मीन्स हो गया जो सामान ढोने वाला। ठीक है, सामान ढोने वाला जो डीजल इंजन होता है उसका क्रैंकशाफ्ट जो होता है वहां पे इस व्हाइट मेटल का हमारा बियरिंग यूज किया जाता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट अगर देखोगे तो गाड़ी जब चलता है उस वक्त क्रैंकशाफ्ट डायरेक्ट दिखता है। ठीक है, नीचे से देखोगे तो एक शाफ्ट वहां पे घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस शेप करेगा और वहां पे घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उससे पावर ट्रांसमिशन होता है बैक व्हील्स में। तो इस तरह से वही है हमारा क्रैंकशाफ्ट। तो वहां पे जो बियरिंग लगा हुआ रहता है वो हमारा इसका बना हुआ रहता है। और व्हाइट मेटल जो है हमारा इसका एप्लीकेशन हाई प्रेशर बियरिंग में किया जाता है।
हाई प्रेशर, जहां पे प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है। लो प्रेशर बियरिंग के लिए एक फास्फोरस ब्रॉन्ज होता है जो हम लोग को नहीं पढ़ना था। ब्रॉन्ज में जब हम पढ़ा देते हैं अलग अलग टाइप का, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, फास्फोरस ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, जिंक ब्रॉन्ज, तो वहां पे जो फास्फोरस ब्रॉन्ज है वो एक तरह का वो भी बियरिंग मटेरियल होता है, ठीक है। वो भी बियरिंग मटेरियल होता है और वो जनरली लो प्रेशर पे यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो व्हाइट मेटल है ये हाई प्रेशर पे यूज किया जाता है। सर डीजल इंजन के बाद क्या लिखे हैं? क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट। सर आप जितना बताते हैं ना, हाँ 80% मेरा नोट से मैच कर जाता है। तो नोट्स देखो, कहीं से भी नोट्स ढूंढेगा तो सेम ही चीज मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ अलग पढ़ा देंगे। जी तुम जी, जहां से भी नोट्स बनाए होगे, प्रॉपर्टी जो अब कंपोजिशन बोलोगे अब मेरा अलग मिल जाएगा, तो कंपोजिशन तो अलग मिलेगा नहीं। मतलब थोड़ा ये बहुत जो डिफिकल्ट कंपोजिशन होता होगा, है बस। जो जनरली क्या है, सेम देखो टू सेम मिल जा रहा है। तो हम्म, वाइट बीम बेयरिंग मेटल्स बताया है, इसके बाद बोल रहा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील बताने के लिए सब मैच कर जा रहा है। तो सिलेबस तो बाबू ऐसा ही दिया ना, तो सिलेबस जैसा है तो वैसे ही पढ़ाएंगे ना। यस अब सर। बताओ हम सिलेबस चेंज कर दें? नहीं सर, बहुत सिलेबस अच्छा में देखो पहला बहुत चैप्टर था अच्छा बताते हैं सर। इंट्रोडक्शन था। देखो हीट ट्रीटमेंट हम जनरली पहले करवाने वाले थे क्योंकि वो ना फेरस से रिलेटेड चीज है, लेकिन सोचे पहले सिलेबस का पार्ट है, हम पहले यही करवा लेते। ये थ्योरी पार्ट था, पूरा 2 दिन में फिनिश हो गया, तो हम सोचे इसमें ज्यादा यस सर। दिमाग नहीं लगेगा, ये प्रॉपर्टीज सब एप्लीकेशन याद करने वाला चीज है, हम ये पहले बता देते हैं। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट क्या है उसमें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, वो समझने वाला सेक्शन है। वो समझ में आ गया ना तो समझ लो फेरस से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एग्जाम का, हम बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम दिखाएंगे क्वेश्चन, हम बुक से क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन भेज रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए मेरी बुक है, हम उससे भेज रहे हैं, ठीक है। तो वहां से देखना सारा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं, सिलेबस में जो दिया वही हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारा चीज और होता है लेकिन वो पढ़ाने की जरूरत नहीं, सिलेबस का बस सिलेबस भी कवर हो जाए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके वो भी कवर हो जाए, सर ठीक है। हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर जो बुक होता ना उसका सर नाम बोल दीजिएगा ना, ले लूंगा मैं। देखो आर.के. जैन होता है, उस बुक का नाम है, खन्ना पब्लिकेशन का। ये सर कौन से एग्जाम के लिए है? क्या चीज? कौन सा एग्जाम के लिए है? ये डिप्लोमा लेवल पे कोई भी तुम एग्जाम दोगे सारे के लिए, डिप्लोमा लेवल पे जितना भी वैकेंसी आता है वो सारे एग्जाम के लिए ये आर.के. जैन खन्ना पब्लिकेशन का बोल रहे हैं। इसमें देखो कुछ बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा जो बहुत ही अटपटांग क्वेश्चन होगा, कभी न पढ़े होगे न कभी समझे होगे, तो वो सब क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि हम जितना भी देखो तुम लोग को जो क्वेश्चन भेज रहे हैं इसी बुक से भेज रहे हैं, लेकिन वो एडिट करके हम भेज रहे हैं। जो क्वेश्चन का कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा, हम लगभग 15-20 एग्जाम दिए हैं डिप्लोमा का, हमको लगभग सारा आइडिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वही क्वेश्चन हम इससे सिलेक्ट करके भेजते हैं। ऐसे इसमें देखोगे तो एक पेपर में लगभग 500 क्वेश्चन आता है। अगर हम अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में उसमें 500 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम इस 500 में तुम लोग को सिर्फ 300 या फिर 250 देंगे, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन उसमें है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन ना तुमको समझ में आएगा क्या है, और कितना भी तुम पढ़ लो, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो बेकार बेकार क्वेश्चन डाल देता है, तो वो सब जरूरी नहीं है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम सिलेक्ट करके भेजते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही तुम लोग पढ़ो, ठीक है। तो हर एक पेपर में इसमें 500 क्वेश्चन होता है, तो लगभग मैकेनिकल हम लोग को पढ़ना है टोटल लगभग 10 से 12 पेपर पढ़ना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। तुम लोग 6 सेमेस्टर में 10 से 12 पेपर पढ़ोगे, ठीक है। तो ये 10 से 12 पेपर को मिला के देख लो कितना क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस सेमेस्टर में तुम लोग का 2 पेपर है, सोम और मटेरियल साइंस,
उसके बाद फिर आगे सेमेस्टर में 3 पेपर और ऐड होगा, फिर उसके बाद 3 पेपर आएगा, इस तरह से टोटल 10 से 12 पेपर हो जाता है। सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ MEM और सॉम से ही क्वेश्चन रहते हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ 2 ही पेपर तुम लोग पढ़ रहे हो ना, MEM सोम। अगला सेमेस्टर में जाओगे तो थर्मो, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन, ये सब मेन इंपॉर्टेंट पेपर तो अब ये सब आएगा। इस सेमेस्टर में तो बस 2 ही पेपर तुम्हारा टेक्निकल है, एक तरह से समझ लो बहुत ही ज्यादा यूज का है। बाकी इसके बाद जब आओगे तब मेन इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा, थर्मो, थ्योरी ऑफ मशीन। देखो ये सब बेसिक चीज है और ये सब एप्लीकेशन पार्ट है। इसके बाद एक आएगा हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसके बाद और बहुत सारा पेपर है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तुम लोग सारे जब सेमेस्टर पढ़ते जाओगे तब क्लियर होते जाएगा, ठीक है, एक एक करके। मतलब यहां से इस सेमेस्टर में तुम लोग का 2 पेपर है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, वो है MEM और सोम, ठीक है। अभी भी वैकेंसी आया हुआ है डिप्लोमा का, NTPC में आया और इसमें NPCIL में आया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। सर हम लोग 5 सेम से तो फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, पास आउट होना चाहिए, इसमें पास आउट मांगता है। यस। अब देखो एक और बच गया, बेबिट मेटल। पहला बेबिट मेटल हम लोग देखें, व्हाइट मेटल, ठीक है। एक और है, इसके बारे में छोटा सा, देखो ये सब जनरली एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस पढ़ने का दे दिया है, क्योंकि वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, ये सब क्वेश्चन नहीं देगा। व्हाइट मेटल में पूछेगा तो बेबिट मेटल में पूछेगा, डिजायरेबल प्रॉपर्टी उसका इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सेकंड देखो हमारा कॉपर लेड एलॉय, ये भी एक तरह का बेबिट मेटल है, ठीक है। तो पहला बेबिट मेटल हम लोग कौन सा देखें, व्हाइट मेटल, दूसरा है कॉपर लेड एलॉय। ये क्या होता है, इसमें हमारा 30 to 40%, 20 to 40% हमारा लेड होता है इसमें, ठीक है, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिन हुआ। ठीक है, बाकी कॉपर नाम है तो कॉपर भी होगा इसमें। तो मेन एवरेज कंपोजिशन क्या गया, 20 to 40% लेड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिन। और इसका एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमोबाइल एंड एरोनॉटिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट देखो, ये सब एलिमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ना एग्जाम में पूछने वाला चीज है और ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला चीज है। तो बस पढ़ने का दे दिया सिलेबस में, तो पढ़ लेना है 2 पॉइंट क्या होता है। जितना भी ऑटोमोबाइल एरोनॉटिकल मींस एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन। लेड एंड के बाद क्या लिखा सर? क्या चीज, लेड एंड लैंड लेड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिन, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिन। तो ऑटोमोबाइल एंड एरोनॉटिकल एप्लीकेशन, एरोनॉटिकल मींस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन हो गया, जैसे इसरो सब जो काम करता है एरोनॉटिकल फील्ड हो गया। तो वहां पे जो हो गया, यहाँ पे जो हमारा जितना भी बियरिंग यूज होगा इसका यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग का नॉन फेरस चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड के बाद क्या ठीक है, लिखा, ऑटोमोबाइल एंड के बाद? क्या चीज, ऑटोमोबाइल एंड के बाद क्या लिखा है? एरोनॉटिकल है, ठीक है, एरोनॉटिकल,
AERONAUTICAL। क्लास हो गया होने वाला है। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है सर।